आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे बड़े दीदी आदरणीय अचल दीदी जी सिक्योरिटी सर्विस विंग के चेयरपर्सन थे। तो जैसे कल दीदी जी का 11वां स्मृति दिवस था, तो भाई साहब को संकल्प था कि दीदी सोशल सिक्योरिटी विंग से जुड़े हैं, तो दीदी जी के स्मृति दिवस पर दीदी जी की कर्म भूमि तपस्या भूमि में आए। तो इस निमित्त भाई साहब का आना हुआ, साथ साथ सेवा के निमित्त भी। तो चंडीगढ़ फुलवाड़ी में भाई साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है भाई साहब का। हमें कल ही पता चला जब बायोडाटा देखा, क्योंकि अभी तक तो हम कर्नल सत्ती सुनते आए। भाई साहब का पूरा नाम भुवन चंद्र सत्ती है। आपका जन्म 1964 में हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने बॉटनी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1989 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। 33 इयर्स की आपने आर्मी की सेवाओं में अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और विशेषकर आपने कारगिल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। हम चाहेंगे वो एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ शेयर करें। 1983 में आप अपनी किशोर अवस्था में जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब लखनऊ से ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और 2022 में नवंबर में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात तब से आप माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में रह रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, साथ साथ सिक्योरिटी सर्विस विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी चलन और चेहरे और धारणाओं से जो सेवा हुई है वो बेमिसाल है। और इंडियन आर्मी में भी असम राइफल्स में आप 7 मेडिटेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। आपको विशेष सिक्योरिटी विंग की सेवाओं का ख्याल रहता है। कल रात में भी बता रहे थे कि आज भी 4-5 जगह पर जाना है, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलना है। तो इसमें आपका विशेष क्या अनुभव है हमसे शेयर करेंगे आदरणीय भ्राता भुवन चंद्र सत्ती जी। ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है कि आज चंडीगढ़ सेक्टर 33 में आना हुआ है कल, और विशेष अचल दीदी के प्रति जो हमारा दिल से सम्मान था वो उद्गार हम रखना चाह रहे थे। और उसी के साथ हमारा एक SSW सिक्योरिटी विंग का भी प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं 17 से 27 नवंबर। तो उसकी तैयारी को लेके भी यहाँ आना हुआ। और जैसा कि बताया बहन जी ने परिचय में कि 1983 में हमने रूहानी आर्मी ज्वाइन की और 1989 में जिस्मानी आर्मी ज्वाइन की। दोनों आर्मी में बड़ा जमीन आसमान का फ़र्क है, आप सब जानते हैं। यहाँ ओम शांति और सात्विकता ही है, और वहाँ आप समझ सकते हो, है ना, गाली गलौज की बौछार के साथ नॉन वेज और ड्रिंक्स का कल्चर है। बट बाबा का कमाल और कि जो 33 इयर्स की सेवाएं की, और उस 33 इयर्स में विशेषता ये रही कि कोई भी व्यसन नहीं किया। शराब, सिगरेट, दारू, नॉनवेज, एग्स, है ना, कोई भी पान गुटखा इत्यादि का कभी सेवन नहीं किया। और साथ ही साथ जो विशेष बात एक देखी जाती है फौज में कि गाली गलौज बहुत नॉर्मल है ना, बट हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। तो कई जवानों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि सर आप डांटते तो हो पर आप गाली नहीं देते हो, क्योंकि कई लोगों को ना बहुत फील होता है ना, इन्फ्लुएंस उनको बड़ा चुभता है, और कुछ लोगों को चुभता नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे ट्रूप्स ऐसे हैं जवान कि उनको अगर गाली ना दो तो उनको लगता है कि साहब की तबीयत खराब है। तो ऐसे भी लोग हैं। खैर, बाबा की याद में जब हम आर्मी में आए तो सिर्फ 5 साल का ही करार था इंडियन आर्मी से। तो मैं उस 5 साल के बाद ये सोचने लगा कि आर्मी तो बहुत अच्छी है, आर्मी में पे और सम्मान भी बहुत है, बट मेरे लिए ये आर्मी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोच है एज ए बीके वो तो आर्मी में कहाँ हो सकता है।
पर आपको ताजुब होगा कि 5 साल बाद जब मैं छोड़ने के मूड में था तो मेरे ही बॉस ने मुझे रोक के ये समझाया कि आप जब रुकोगे, आप जब रहोगे, तो शायद आपको देख के प्रेरित होकर हम लोग की भी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा। तो आप मत छोड़ो, आप रहो, क्योंकि आपके रहने से। और फिर जब मैंने बहनों से राय ली तो बहनों ने कहा कि बिल्कुल आप मत छोड़ना, क्योंकि एक समय आएगा जब बाबा आपसे सेवा लेगा। तो तब तो समझ में नहीं आया कि बाबा क्या सेवा लेगा, क्योंकि हम ज्ञान नहीं सुनाते थे फौज में किसी को। और बट जब 14 साल की सर्विस हुई तब ऑफर आया एक ब्रिगेडियर साहब से मेरे को कि देखो हम आपको कई बार कुछ बोल देते हैं, डांट भी देते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है, पर हमने देखा कि आप बड़े निश्चिंत रहते हो, ना, स्ट्रेस फ्री रहते हो, चेयरफुल रहते हो, तो ये क्या है राज आपकी लाइफ में। तो मैंने कहा कि सर हम राजयोग का मेडिटेशन करते हैं। अच्छी बात है, तो उससे क्या होता है। मैं कर सर उससे हम तनाव मुक्त रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कहता है हमें भी कराओ। क्यों? क्योंकि हम भले ही ब्रिगेडियर हैं, है ना, इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं, पर कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है और उसके बाद फिर अपना आपा खो देते हैं। तो इसलिए अगर आप हमें कुछ बताओगे तो शायद हम भी उसको फॉलो करेंगे। तो पहली बार तब एक कैंडल जला और एक प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद आज दिन तो ये कहते हुए खुशी होती है कि भारत की शायद ही कोई फोर्स ऐसी रह गई है जिसको सिक्योरिटी विंग ने जिसकी सेवा ना की हो। और आर्मी चीफ, तीनों चीफों की सेवा, सारे डीजीज की सेवा, है ना। और 2023 में हम राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलने राष्ट्रपति भवन गए एज ए सिक्योरिटी विंग टीम। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब के पीछे हमारी अचल दीदी का भी आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है और वो हमें बहुत प्रेरित कर रहा है। तो जब मैंने 5 साल के बाद आर्मी में रहने का संकल्प लिया तो हमारी पलटन कश्मीर गई। तो कश्मीर आप सब जानते हो, तब बहुत आतंकवाद था, अभी तो बहुत कम है, तब बहुत ज़बरदस्त आतंकवाद था। तो हम वहाँ 2 साल रहे। तो जब हम वहाँ गए तो मुझे मेजर बना दिया गया। मैं कैप्टन था, मैं कैप्टन से मेजर बन गया और मेरे नीचे 120 जवान उन्होंने तैनात किए। और मुझे लाल चौक के नज़दीक एक इलाके में मुझे बोला आप यहाँ से ऑपरेशंस करेंगे, मिलिटेंट्स पकड़ेंगे। तो मैं बाबा की तरफ देखने लगा। मतलब बाबा हम तो ओम शांति वाले हमारा काम है शांति देना, अब यहाँ तो टास्क है मिलिटेंट्स पकड़ना। बाबा ने कहा बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, निमित्त बन के करोगे तो यहाँ भी बाबा मदद करे। और सबसे बड़ी चीज जो कश्मीर में हमें जो प्रॉब्लम आती थी कि आतंकवादी कौन है ये पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो आतंकवादी था वो हमारे पब्लिक के बीच में रहता था। बहुत कम आतंकवादी ऐसे थे कि जो बिल्कुल दूर रहते थे जंगलों में, है ना, कैंप्स में, पहाड़ों में। बाकी सब हमारे पब्लिक के बीच में रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और पब्लिक कभी नहीं बताएगी कि ये आतंकवादी है। ये आपके पास कोई ना कोई खबरिया ऐसा होना चाहिए, मुखबिर, जो आपको बताए। तो पर बाबा का कमाल ये रहा कि जब मैं वहाँ गया तो कुछ मेरे जवानों को शायद ऐसा फीलिंग हो रही थी कि मेजर सती तो बहुत सिंपल हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, अंडा भी नहीं खाते, है ना, चूहा भी नहीं मारते, तो ये मिलिटेंट्स क्या मारेंगे। बट जब 2 साल पूरे हुए हमें वहाँ पे तो सबको बड़ा ताजुब हुआ कि सबसे शानदार कार्य हमारी कंपनी ने किया। हमने करीब 100 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए होंगे और 40 मिलिटेंट हमने पकड़े, जिसमें 3 महिलाएं थी, 8 AK राइफल, 7 पिस्टल्स, काफ़ी बारूद, गोला, कैश पकड़ा हमने। और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे खतरा बना हुआ था, एक भी जवान नहीं मरा, सब सुरक्षित। इतने ऑपरेशन करने के बाद भी सब सुरक्षित थे, क्योंकि वहां पे ऐसा होता नहीं है कि आपको चोट ना पहुंचे। दूसरी चीज जो बहुत पसंद आई हमारे कमांडोज को कि भाई सती जी आपका ना पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत लोग आपको जानते हैं ना, आपके साथ रूबरू होते हैं, आप हर जगह लोग आपको पहचानते हैं। तो ये PR कैसे आपका अच्छा हुआ है? तो मैंने बोला सर PR मीन्स प्यार, क्योंकि हम जिस आत्मीयता से सबसे मिलते हैं तो वो वाइब्रेशंस उनको टच करती है। इसलिए मैं कभी भी उस फीलिंग से नहीं उनको देखता था कि ये कश्मीरी मुस्लिम है, हम तो देखते थे भाई ये भी एक आत्मा है, इसका रोल ये है। तो वो भी बड़े प्यार से जुड़ते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऑपरेशन कैसे, देखो मैं तो हर जगह जब भी जाता था ऑपरेशन में तो 2 मिनट बाबा को याद करके ही जाता था, बल्कि मेरे सारे जवानों को भी मैं खड़ा करके बोलता था कि आप सब भगवान को याद करो। वो हंसते थे, बट उनको लगता था कि भाई कुछ तो साहब इसमें अच्छाई होगी। तो एक बार मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे हमारी वाइब्रेशंस में इतनी पावर है हम सब के कि उसमें भी रिजल्ट्स छिपे रहते हैं। तो एक बार हमें रात को 10 बजे आदेश मिला कि लाल चौक के नजदीक एक बहुत बड़ा इलाका था, उसको
उसकी तलाशी लेनी है। तो हम लोग पहुंच गए, तो मुझे एक इलाका दिखाया गया कि भाई ये इलाके में करीब इतने घर हैं, आप इनकी तलाशी ले लो, यहाँ पे कोई मिलिटेंट है ना के होने की खबर आई है। तो हमने तलाशी ली तो रात के 2 बज गए। तो मैंने बोला अपने बॉस को कि सर कोई मिलिटेंट नहीं मिल रहा है, अब क्या आपको आदेश है? कहता है अभी कितने घर रह गए? मैं सर 1-2 घर और रह गए। कहता है वो भी पूरा करो। मैं ठीक है सर। अब आप अपने आखिरी घर में घुसे तो हमने तलाशी ली, जैसे लेते हैं घर की तलाशी। तो मैंने जवानों को पहले ही समझाया था कि देखो रात का वक्त है, हम सभी अपने फौजी ड्रेस में खड़े हैं, हमारे छाती में बुलेट प्रूफ है, सर पे हेलमेट है, हाथ में राइफल है हमारे AK। तो हम जब भी किसी घर में जाते हैं, आपने देखा है कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब होते हैं। तो हमको जब अच्छा हम लोग का स्टाइल कैसे होता है, जब हम घुसते हैं ना तो हमारे जवान विशेष थोड़ा अहंकार तो होता ही है, तो धमका के घुसते हैं। तो दूसरा डर जाता है एकदम कि भाई ये क्या हो गया। तो मैंने उनको बोला भाई देखो सर्च तो होगा, बट ऐसा कोई व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए जो दुख पहुंचाए। तो ठीक है साहब। तो मैं वॉच कर रहा था हर ऑपरेशन को। तो जब लास्ट घर में हम घुसे तो वहां 2 जेंट्स थे, 3-4 महिलाएं थी। तो मैंने जेंट्स को बोला आप बाहर आ जाइए, उनको बैठक में खड़ा कर दिया और फिर घर का तलाशी लिया। तलाशी लेने के बाद मेरे सूबेदार साहब ने कहा कि सर कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो जैसे हम मुड़ के निकल रहे थे तो जो मकान मालिक था जो मुझे वॉच कर रहा था, उसने मुझे रोका कि साहब आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो मैंने बोला बोलिए। कहते सर हमारे घर में बहुत बार ऐसा सर्च होता है जैसे आज आपने किया है, पर आज जिस ढंग से आपने सर्च किया है ये अनोखा था साहब। इतनी शांति से ये सब कुछ हुआ कि हमको कोई डर भी नहीं लगा और हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई आप कुछ पॉजिटिव, ऐसा मुझे आपसे फीलिंग आ रही है। तो सर मैं आपसे एक मन की बात करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं? मैंने हाँ करिए। तो उसने बताया कि सर मेरे सामने मेरे बगल से जो खड़ा है ये मेरा छोटा भाई है साहब, और साहब ये एक मिलिटेंट है। क्या बोला सर? तो मैंने बोला इसके पास हथियार है? कहती हाँ साहब इसके पास AK राइफल है, मैगजीन है, राउंड्स हैं। मैं कहाँ छिपा रखा? कहता है साहब इसने एक कश्मीरी पंडित के घर में छिपा के रखा हुआ है। तो मैं क्यों बन गया वो मिलिटेंट? कहता है साहब जब यहाँ पे आतंकवाद शुरू हुआ तो बहुत सारे लड़के जोश में, है ना, समझ नहीं पाए क्या खेल था ये और कूद गए। बट कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हथियार तो उठाया पर कभी ऑपरेशन में नहीं हिस्सा लिया। तो ये भी उनमें से एक है जिसने हथियार तो उठा लिया पर ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो फिर मैंने बोला इसको सरेंडर करना चाहिए था, दे देना चाहिए था वो हथियार। कहते हैं सर हमने बड़ी कोशिश की मिलिटेंट्स को मिलके कि भाई हथियार ले लो, ये बच्चे का कोई मन नहीं है इस कार्य में। कहता है वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि ये अभी हमसे जुड़ गया मीन्स जुड़ा ही रहेगा, और अगर छोड़ना चाहता है तो 50,000 रुपीज दे दे, 50,000 रुपये। तो साहब हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? तुम क्या चाहते हो? कहते हैं सर आप इसका जीवन बचा लीजिए। तो वो कैसे कि सर ये गैरेज में काम करता है, मैकेनिक है, आप इसको गैरेज से उठा लीजिए कल जाके और सबके सामने 2-4 झंपड़ मारना, तो मिलिट्रीज तक आवाज जाएगी कि आज आर्मी ने इसको गैरेज से उठाया। तो हमने अगले दिन ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको उठा लिया, वो हमें ले गया कश्मीरी पंडित के घर। वहां उसने एक AK राइफल, मैगजीन, राउंड सब दिए। फिर मैंने उसकी रिपोर्ट में लिखा कि ये बच्चा मिलिटेंट तो था बट इसने कोई एक्टिव ऑपरेशंस नहीं किए और ये सुधरना चाहता है इसको। तो ऐसे लोगों को सरकार जो है ना 1-1.5 साल में छोड़ देती है जेल के बाद। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो मैं तो उस घर से बाहर निकल रहा था, मेरे को तो ये क्लियर हो गया था कि इस घर में कुछ नहीं है। तो किस चीज ने अट्रैक्ट किया उस परिवार को, उस बड़े को? मेरे वाइब्स ने, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी आध्यात्मिक किरणों ने, जिससे उसको फीलिंग आई कि मेरे को इसे बोलना चाहिए। और उसने बोला और उसका भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया और सांप भी मरा। हाँ, तो अभी बहन का बाप था, वो भाई था, भाई था। अब दूसरा आज बहन जी ने कहा ना कारगिल का जरूर अनुभव सुनाना। तो मुझे कल कहा था 7:15 तक बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ? ठीक, 7:15 तक बैठ सकते हैं ना? हाथ खड़ा करो जो 7:15 तक बैठ। तो 2000 गोली भी मिलेगी। तो 2001 में है ना हमको कारगिल जाने का मौका मिला। तो 99 में आप सब जानते हो कारगिल का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत को इनिशियली थोड़ा झटका लगा क्योंकि वो जो दुश्मन थे हमारे वो पहाड़ों में ऊंचाई में बैठ गए थे और हमारे स्थान में आके बैठ गए थे। तो हमें तो पता नहीं था वो बैठे हुए हैं। हम जब गए तो हमें उन्होंने फायर किया तो हमको नुकसान हुआ। फिर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो हमने उनको
उन पर जीत पाई। उसके बाद 99 से लेके 2003 दिसंबर तक उस पूरे इलाके में, कारगिल के इलाके में बहुत फायरिंग होती थी, बहुत फायरिंग। तो जब हम वहां गए 2001 में, तो हमें भी पता था भाई फायरिंग तो बहुत होती है इस इलाके में। तो मैं बाबा की याद में, तो बाबा ने कहा बच्चे आप सकाश दो, आप वाइब्रेशंस दो, है ना, बाकी नियमित होके करोगे तो बाबा साथ है। तो जब हम वहां पहुंचे तो उस आकाश का, उस वाइब्रेशन का ये फायदा हुआ कि कुछ समय के लिए थोड़ी शांति हो गई। तो 10,000 से लेके 17,000 फीट तक मुझे 10 पोस्ट दी गई कि ये आपका इलाका है, इसमें आप अपने 120 जवान तैनात करो। तो मैंने धीरे धीरे सभी जवानों को तैनात कर दिया और मेरा मुख्यालय जहां मुझे बैठना था वो 15,000 फीट पे था। तो ये महीना था अप्रैल मई का। तो उसके बाद मैं जब ये सभी पोस्टों में घूमा, फिर मैं 17,000 पे भी गया जो सबसे ऊंची पोस्ट थी। तो वहां पे जो एक ऑफिसर था मेरे नीचे, कैप्टन, तो मैंने उससे पूछा भाई कैसे हाल है तुम्हारे यहाँ पे? कहता है सर आप इस 17,000 पे जहां खड़े हो ठीक सामने आप देखिए तो 17,500 पे दुश्मन बैठा हुआ है, पाकिस्तान, और हमारी दूरी सिर्फ 50 मीटर है, बट यहाँ पे शांति है अभी और हम कोई फायरिंग नहीं करते हैं और बीच बीच में हमारी बातचीत भी होती है। तो मैंने कैसे बातचीत करते हो? तो हम बोलते हैं साथी आप कैसे हो? तो वो जवाब देते हैं हम ठीक हैं, आप कैसे हो? ऐसे करके हमारी बातचीत होती है। तो मैं ठीक है, अच्छी बात है। तो सर आपका कोई आदेश? मैंने कहा देखो मेरा एक ही आदेश है, अगर शांतिपूर्वक ढंग से बाउंड्री जो है LC लाइन ऑफ कंट्रोल सुरक्षित है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फायरिंग करो उसके ऊपर, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है ना। कहता ठीक है सर। पर जैसे ही अक्टूबर का महीना आया तो उस पोस्ट पे जो 17,000 पे हमारी पोस्ट थी, एक विशेष बात देखने में आई दुश्मन की तरफ से कि दुश्मन जो हमारे सामने बैठा हुआ है उसके पास 3 ऐसे मोर्चे थे जहां उसके हथियार रखे थे उसने, और जहां से वो हम पे कभी उसको जरूरत हो तो फायर करता था। तो एक नया मोर्चा चौथा बनाने लगा। तो हमारे जवान ने देखा जो ड्यूटी पे खड़ा था गार्ड, कि आज दुश्मन क्या बना रहा है, कुछ बना रहा है। तो उसने बोला साथी क्या बना रहे हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बनाते रहे। फिर जब आधा बना लिया तो वो ऑफिसर को रिपोर्ट गई कि सर देखो क्या बना रहे हैं लोग। तो उसने देखा कि कुछ बन रहा है। तो उसने बोला क्या बना रहे भाई आप लोग? तो कोई जवाब नहीं दिया। तो समझ गए कि ये मोर्चा बना रहे हैं पर बता नहीं रहे। तो उसने फिर लाल झंडा दिखाया कि भाई इसको बंद करो, ये मोर्चे को बनाना। तो उन्होंने नहीं सुना, वो बनाते रहे। तो फिर उस ऑफिसर ने हमसे पूछा, मैंने अपने कमान अधिकारी से पूछा कि सर दुश्मन इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है और उसको अगर हमने नहीं रोका तो चौथा मोर्चा भी वो बना देगा, तुम क्या चाहते हो? मैंने सर उसको डराने के लिए हम हवा में 2 गोली फायर कर देते हैं ताकि वो डर जाएगा। तो हमारे जो मुखिया थे, CO बोलते हैं कमान अधिकारी, उनकी विशेषता थी फायरिंग का नाम सुन के उनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती थी। फायरिंग बोला मीन्स बहुत खुश, कहता है यस बेटे फायर करो उसके पे। तो हमने मशीन गन को तैयार किया, 2 गोली हवा में मार दी। अब दुश्मन को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यार मैं 17,500 पे या 17,000 पे ये क्या करेगा, है ना, ऐसा उसको फीलिंग थी। बट जब 2 गोली फायर हुई तो वो तो बिल्कुल सकपा गए कि ये क्या किया इसने। खैर उसने, अब उसको गुस्सा तो आना ही था, तो उसने अपनी तीनों मोर्चों को तैयार किया और वहां से हम पे फायर करना शुरू कर दिया। तो वो 17,500 पे, हम 17,000 पे, दुश्मन अब हम पे फायर कर रहा है। तो हमने भी जवाबी फायर दिया। 2 घंटे तक हमने सोचा कि शायद ये ऐसे कर रहा है ना, गुस्से में कर रहा है, पर 3 दिन और 3 रात तक उसने वो फायरिंग जारी रखी। जब तीसरे दिन मैंने उस कप्तान से बात की, भाई कैसा हाल है, क्या चल रहा है सब कुछ, तो उसकी आवाज में इतनी लड़खड़ाहट थी ना, घबराया था। तो मैंने बॉस से कहा कि सर मुझे लग रहा है कि कुछ स्थिति ठीक नहीं दिख रही। कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है, मैंने बात की उस बच्चे से, तुम ऐसा करो, रात के 9 बज रहे मेरी बात हो रही है, 9 o'clock रात को। कहता है सती तुम ऐसा करो, अभी इसी वक्त एक टीम तैयार करो अपनी और 17,000 पे चले जाओ और वहां पे कमांड संभाल लो, उस बच्चे को वहां से छोड़ दो। मैं जी सर। अब अगर हमें आज सेक्टर 33 से कोई कहे कि तुम्हें पंचकुला जाना है रात 9 बजे, क्या मुश्किल है, सड़कें अच्छी हैं, रोडें अच्छी हैं, पर वहां ऐसा नहीं है। वहां पूरा पगडंडी, पहाड़ियां, पथरीले रास्ते, आधे टाइम पे आप गिरते ही रहते हो। और दूसरी चीज, आधा रास्ता आपका दुश्मन भी देख रहा है कौन आ रहा है जा रहा है। दिन में तो वो आपको मूव ही नहीं करने देगा, चलने ही नहीं देगा, और रात के समय वो ऐसे एक बॉम्ब फायर करेगा जिससे रोशनी होती है।
तो जैसे वो बॉम्ब फायर करे, रोशनी हो जाए, हम सब जमीन पे लेट जाए, फिर जैसे अंधेरा हो फिर चलना शुरू करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा का बच्चा होने के नाते मुझे ये सब करते बड़ा मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बाबा था। तो हम अगले दिन रात 11:30 बजे उस पोस्ट के नजदीक पहुंच गए, तो मैंने देखा मेरी कानों में अभी भी वो दुश्मन की फायरिंग की आवाज आ रही है। तो मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा 11:30 बज गए रात की, ये दुश्मन को हो क्या गया, ये तो कोई टाइम ही नहीं फायरिंग का। खैर थोड़ी देर बाद हम जैसे उस पोस्ट में पांव रखा 11:15 बजे, तो फायरिंग रुक गई। तो वो ऑफिसर आया, घबराया हुआ था काफी। मैंने बोला डोंट वरी, आपने अच्छा काम किया, आप 16,000 रुपये अभी जाके रेस्ट करो, हम संभालते हैं इसको। तो मैं अंदर जैसे आया, मैंने बाबा को याद किया कि बाबा निमित्त मुझे यहाँ भेजा गया है, इस पोस्ट पे बड़ी स्थिति खराब है, अब आप संभालिएगा। तो अगले दिन 9 बजे जैसे मैं तैयार होता हूं, तो मेरे हवलदार साहब आके कहते हैं कि सर आपके साथ तो हम 12 साल से रहते हैं, आपका अनुभव हम जानते हैं, आपकी लीडरशिप हम जानते हैं, तो दुश्मन पे हम फायर करें अभी इसी वक्त। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रुको, देखते हैं कि इसकी रणनीति क्या है। अब 1 बजे हम खाना खाने बैठे, शुरू कर रहे थे, तो उतने में मेरे कानों में फायरिंग की आवाज आई। तो मैं बाहर निकला, चुपके से देखता हूं तो दुश्मन 3 मोर्चों से हम पे फायर कर रहा है, और इतनी जबरदस्त फायर कर रहा है कि उसका एक ही लक्ष्य था, ये लोगों की लाश बिछा दो, मारो इनको, इनका पोस्ट भी ले लो। हमने भी फायर किया। अब देखिए पहाड़ों में जब ऊपर से नीचे फायरिंग होता है और नीचे से ऊपर होगा तो असर किसका होगा? तो उसका फायरिंग का असर हो रहा था बहुत जबरदस्त। 2 घंटे तक मैं तमाशा देखता रहा। अब मैं आपको पहले बताना चाहता हूं मेरी स्थिति कैसी थी उस वक्त। ये मैंने देखा ना, एक निमित्त वर्ड को जब हम यूज करते हैं ना, इसमें जबरदस्त ताकत भरी हुई है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ना पीसफुल था, अचल था, बिल्कुल रिलैक्स था, बट ये जरूर सोच रहा था कि इसको जवाब क्या दें। तो मैं ऐसे ना 2 मिनट कैसे बाबा की याद में बैठ गया। तो जैसे मुझे बाबा ने टच किया कि बच्चे इसको जो है ना, आप फायर तो कर रहे हो, इसका तो असर बहुत कम होगा, आप इस पे अपने हेडक्वार्टर से तोप के गोले गिरवाओ। अब क्या होता है, तोप का गोला एक ऐसा अच्छा हथियार तो बहुत अच्छा है वो, पर वो जब गिरता है ना गोला उसका, तो 150 मीटर को नुकसान करता है वो। तो मैंने अपने मुखिया से कहा कि सर आप मुझे तोप के गोले दो, मैं इसको दुश्मन को सबक सिखाना चाहता हूं। कहता है मैं नहीं दे सकता। मैं सिर क्यों दे नहीं? कहते देखो बच्चे, आपको बताना चाहिए कितना ये इलाका बर्बाद करता है। अगर वो चोट आपको लगी तो आप तो 50 मीटर की दूरी पे बैठे हो। मैंने सर आप एक ही गोला फेंको, देखें कहां गिरता है। तो हमारी काफी बहस हुई, तो समझ गए कि स्थिति खराब है। तो पहला गोला आया और हमारी दीवार पे गिरा, बाउंड्री पे, तो बाउंड्री वॉल पूरी तोड़ दी उसने। मैं सर कोई चिंता नहीं, बना देंगे, पत्थर की है, आप थोड़ा और ऊंचाई दो। तो ऊंचाई दी तो बीच में गिरा। तीसरी बार फेंका तो उनकी बाउंड्री वॉल तोड़ दी उसने। चौथी बार उनके सर पे गिर गया। जब उनके सर पे गिरा तो मैंने सर अब आपके पास 8 तोपें, आप सबके सब खोल दो। तो उन्होंने सब खोल दिए। तो दुश्मन जिसको अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी इसको सबक सिखाया जा सकता है, वो सारे गोले ऊपर से उसके बरसे। तो वहां से आवाज आने लगी बहुत सारी, है ना, चिल्लाने लगे वो लोग, चीखें आई। तो 5:30 का वक्त था। दुश्मन ने अपनी फायरिंग रोक दी, हमने भी रोक दी। अब अगले दिन 9 बजे जब मैं बाहर आता हूं तो हवलदार साहब कहते हैं सर दुश्मन एक दिन पहले जब आप आए 11:30 तक फायरिंग कर रहा था, कल इसने 5:30 के बाद बिल्कुल फायरिंग नहीं किया है। मैंने कहा ये डर गया है। तो सर अब क्या करें? मैंने कहा कि इसको गुड मॉर्निंग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? मैंने कहा फिर 100 राउंड। तो हमने फिर 100 राउंड फेंका, क्योंकि सीए साहब तो बड़े खुश होते थे फायरिंग के नाम पे। अब जब 100 राउंड डाले तो 15 दिन तक उसके बाद दुश्मन ने हम पे कोई फायर नहीं किया। पर दुश्मनी बनी रही हमारी दोनों की। क्यों? क्योंकि हम नीचे थे, वो ऊपर था। तो जो इलाका वो हमको देख सकता था ना ऊपर से नीचे, जहां हमारा पानी है, जहां हमारा राशन है, वहां वो जाने ना दे हमें। दिन में तो कतई नहीं, और रात को अगर हमने डाला टॉर्च या लालटेन जलाया तो फायर कर दे। तो हम बिल्कुल अंधेरे में हर काम करते थे। खैर 15 दिन बाद मुझे ऐसे फीलिंग आने लगी, क्योंकि मैंने अपने को मुरली, अमृत वेला और शुद्ध भोजन में अपना करता रहा। हालात बहुत ही खराब थे, बट मैं निभाता रहा। और वहां पे एक बहुत विशेषता बताना चाहता हूं कि 8 फीट बर्फ जब गिरती है ना, तो -20 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे। बट बाबा का कमाल ये रहा कि मैंने रोज स्नान किया वहां पे, है ना। लोग बड़ा ताजुब करते थे कैसे स्नान कर लेता है, बट था बाबा का ताकत, तो मैं करता था रोज स्नान। तो वो मैंने अपने नियम को नहीं डिस्टर्ब किया। तो मैंने देखा कि उसका भी एक बहुत बड़ा बल होता है हमारे लाइफ में, वो जो काम करता है, तो वो काम कर रहा था वहां पे। तो मैं 15 दिन जो बीच में बीते, जो खतरनाक थे, बहुत बहुत डिस्टर्बिंग थे, मैं अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को बनाए रख रहा है ना, जिसका कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स।
तो दुश्मन की तरफ मैं जब देखूं तो मेरे को लगा कि नहीं, अब यहाँ पे शांति होनी चाहिए। तो 15 दिन बाद मैंने एक निर्णय लिया कि देखो यहाँ मेरे दो दुश्मन हैं। पहला दुश्मन तो ये सामने बैठा हुआ है, दूसरा 17,000 फीट पे जो दूसरा दुश्मन हमारा होता है वो बर्फ होता है। वहां पे 8 फीट बर्फ गिरती है, 8 फीट, मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे से भी 2 फीट ऊपर। बर्फ की क्या नुकसान करता है कि जब बर्फ गिरती है तो सॉफ्ट होती है, मुलायम, तो आप उस पर खेल सकते हो, पर जब वही बर्फ पे धूप पड़ती है तो वो चिकनी हो जाती है। और अगर आपने तैयारी नहीं की उस बर्फ को लेके, रास्ते नहीं बनाए, सब कुछ नहीं, तो वो बर्फ में फिसल सकते हैं। और जब फिसल गए तो 200-200 फीट नीचे गिरते हैं जवान या कोई भी, और डेथ हो जाती है। तो मुझे वो चिंता सता रही थी। तो मैंने 15 दिन बाद अपने मुखिया से कहा कि सर आपसे एक बात आज करना चाहूंगा। कहते बताइए। मैं सर हमें यहाँ पे एक दुश्मन को तो हमने चुप करा दिया है। कहते बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ आपके वहां रहने से, सब अभी स्थिति ठीक हो रही है, पर सर दूसरा दुश्मन से मैं तैयारी करना चाहता हूँ। उन्होंने वो कौन है? मैंने कहा सर बर्फ है। तो उसकी तैयारी कैसे करोगे? मैंने कहा सर मेरे पास एक वेपन है, एक हथियार है मेरे पास, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। तो वो कौन सा है? मैंने कहा शांति। तो उनके डिक्शनरी में वो वर्ड था ही नहीं, तो बहस करने लगे मेरे से। तो मैंने बताया सर अगर हम नहीं करेंगे तो दुश्मन की गोली से तो नहीं मरेंगे, पर हो सकता है बर्फ में फिसलने से कोई डेथ हो सकती है। तब उनको समझ में आया कि यस बात तो करेक्ट है। कहता ठीक है, कौन करेगा शांति? मैंने सर हम करेंगे, आप कर सकते हो? मैंने जी सर। कहता करो फिर। तो मैंने शाम को एक जवान को बुलाया, मैंने इधर आओ, पहले आप लोगों की बातचीत होती थी? कहते सर रोज होती थी, शेरो शायरी भी होती थी। मैंने कि आज चलाओ उस तरफ, साथी हमारे टाइगर आपके टाइगर से बातचीत करना चाहते हैं। तो चलाने लगा। तो 1 घंटे बाद पाकिस्तान से आवाज आती, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन शाम 4 बजे हमारी बाउंड्री वॉल पे मेरे जवान खड़े, हथियार लेके उनकी तरफ, उनकी बाउंड्री वॉल पे वो खड़े। मैं कमरे से निकला तो जैसे मैं निकलता था ना, तो मैं पहले पूरा ड्रेस पहनता था, टोपी पहनता था, और पहला सल्यूट हमेशा मैंने अपनी आर्मी लाइफ में बाबा को किया, क्योंकि सुप्रीम कमांडर तो वही है। तो मैंने सल्यूट किया बाबा को। तो जैसे बाबा मुझे टच कर रहा है, बच्चे विजयी भव, सब ठीक होने वाला है, जाओ। तो मैं गया तो मेरा हौलदार कहता है सर हथियार ले लो अपना। मैंने नहीं नहीं, हथियार की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जाके खड़ा हो गया बाउंड्री वॉल पे, तो वहां पे पत्थर था, मैं उस पर खड़ा हो गया। अब छाती के ऊपर मुझे दुश्मन देख रहा है। तो मेरे पास एक, हम सबके पास एक ऐसा हथियार है ना जो किसी को पता ही नहीं कि इसकी क्या ताकत है, और वो है दृष्टि रूपी हथियार। ये भी हथियार है, अगर हमारी पावरफुल दृष्टि हम किसको दे ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मैं उसको देख रहा हूं थोड़ी देर तक, फिर मैंने ऐसे हाथ हिलाया, टाइगर मैं मेजर रवि बोल रहा हूं भारत से। बहुत दिनों से हमारे बीच में फायरिंग हो रही थी, पर अब मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई फायर नहीं आएगा, आप शांति से रह सकते हो। ये मैंने उसको ऑफर किया। अब वो दुश्मन नंबर 1 है, कुछ भी बोल सकता है, दुश्मन है भाई हमारा। बट मैंने ये देखा कि जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स उस तक पहुंची, उसका जवाब बहुत अच्छा है। उसने कहा मैं भी टाइगर बोल रहा हूं, हम भी शांत प्रिय सैनिक हैं। ये उसका पहला स्टेटमेंट था। और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से अब आप पे कोई फायर नहीं आएगा, एक भी गोली हम नहीं फायर करेंगे। जो आपने पूरी हरकत रोकी हुई है, अब आप निश्चिंत होकर हरकत करो। मैंने कहा कि साथी टाइगर, मैं आगरा का रहने वाला हूं, तुम परिवार के साथ आगरा घूमने आ जाओ। कहते सर मैं पेशावर का हूं, आप पेशावर आइए। अब 1 घंटे तक हमारी बातचीत चली। रात को देखा तो शेरो शायरी हो रही है। किसकी? नहीं, जवानों की। जवान शेर शायरी कर रहे हैं। अगले दिन 9 बजे जैसे मैं बाहर आया तो मेरा हौलदार साहब कहता है सर वो जो सेंट्री खड़ा है ना ड्यूटी पे पाकिस्तान का, बहुत चिल्ला रहा है। मैं क्या बोल रहा है? साथी आप लोग हरकत करिए, हरकत करिए। तो मैंने हाँ दोस्ती हो चुकी है, चलो। कहते नहीं साहब, ये वही दुश्मन है, मुंह में राम बगल में छोरी, हम जाएंगे तो फायर खोल देगा। मैं चलो मैं चलता हूं फिर। तो मैं जाके एक ऐसे स्थान पे खड़ा हो गया जहां सर से लेके पांव तक मुझे दुश्मन देख रहा है, वो सेंट्री देख रहा है। तो मैंने उस सेंट्री की तरफ देखा, ऐसे हाथ हिलाया, उसने भी हाथ हिलाया, मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराया। फिर मैं चलने लगा वहां पे। जब मुझे 10 मिनट हो गए तो मैंने बुलाया CHM को, बुलाया इधर आओ भाई हवलदार साहब, कोई कुछ हुआ मुझे? कहते नहीं साहब। मैं सब आ जाओ बाहर, डरो नहीं। तुरंत मैंने मुखिया को फोन किया, मैंने सर यहाँ शांति हो चुकी है। कहते यार तुम कल ही तो शांति की बात कर रहे थे, हो गई शांति? मैंने हाँ सर हो गई। मैं आ जाऊँ? मैंने आ जाओ। तो वो आया, उसने देखा हालत तो खराब है, बहुत नुकसान किया दुश्मन ने। तो तुम्हें क्या चाहिए सती? मैंने सर ये लिस्ट है, आप सामान भेजिए, मैं ठीक करता हूं पोस्ट को। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए 2-in-1 बाथरूम बनाया, क्योंकि ब्रह्मा कुमार था ना, नियमों के लिए मैंने अपने लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। फिर मैंने पूरे पोस्ट को सजा दिया। मैं वहां पे 1.5 साल रहा। उसके बाद एक भी गोली और एक भी गोला फायर नहीं होने दी, क्योंकि मेरे को ये क्लियर था
कि शांति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, और जब मेरे जवान सुरक्षित रह सकते हैं इसके साथ तो मैंने फॉलो किया। दूसरी जो मजेदार बात ये रही कि एक बार मुझे छुट्टी भेजा 15 दिन की, तो मैं गया, तो मैं वहां से शिव बाबा का झंडा लाया और लाके मैंने 17,000 फीट की जो मंदिर होती है ना, मैंने उसके ऊपर लगाया। तो जैसे मैं उसको लगा चुका था तो दुश्मन ने चिल्लाया, दुश्मन की तरफ से आवाज आई, शांति शांति, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने ठीक बताइए, कहते सर आपने ये कौन सा सिग्नल लगाया आज? क्योंकि उनको तो दिखता था हनुमान जी का लाल झंडा, उनको तो झंडा कभी दिखाई नहीं था, तो उन्होंने सब वो नया सिग्नल आज इंडिया ने लगा दिया है, अब ये कुछ करेगा माल। तो हमने बताया भाई ये पर्वत निगार का झंडा है, ये शांति के लिए, शांति होगी। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज मैं रियलाइज करता हूं कि हमने वो झंडा वहां पे 2002 में लगाया था, और 2003 दिसंबर में उस पूरे इलाके में राइट फ्रॉम सियाचिन टिल जम्मू युद्ध विराम हो गया। हम और आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं नियमित रूप से, जो उसका असर होता है, बट वो इस प्रकार से हुआ। और उसके बाद फिर वहां पे तो इसका क्लाइमेक्स क्या हुआ कि जब हम कारगिल से पहुंच गए मेरठ, तो वहां एक पार्टी हो रही थी 2004 में। तो मुझे हमारे बाद जो पलटन पहुंची उसके मुखिया मिलते हैं, कहते हैं सती आपको ना पाकिस्तान वालों ने सलाम भेजा है। तो मैंने बोला सर सलाम पाकिस्तान वालों ने? कहता हाँ, पर ऐसी कैसी आपकी उनसे बात हुई? कहता देखो तुम 2003 फरवरी में नीचे गए, हमने तुम्हारा स्थान लिया, 2003 दिसंबर में युद्ध विराम भी हो गया, अब वहां पे शांति है बहुत, बट 2004 जनवरी में जिस पोस्ट पे आप बैठे थे वहां 8 फीट बर्फ तो गिरती है, आप जानते हैं। जी सर। तो रात को एक हमारा जवान जब बाथरूम के लिए निकला, पता नहीं कैसे कहां तक उसके पांव फिसल गया और वो एक खाई में गिर गया। जब गिर गया तो अगले दिन सुबह जब देखा तो वो एक ऐसे नाले में उसकी बॉडी पड़ी है जो पाकिस्तान का नाला है। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। खैर हमने सफेद झंडा दिखाया, पाकिस्तान वाले सब देख रहे थे, उन्होंने भी सफेद झंडा दिखाया, हम गए, वो आए, उन्होंने बहुत सम्मान से हमें बॉडी दे दी। फिर उन्होंने हमसे बहुत देर बातचीत की। फिर उन्होंने ये पूछा कि सर आपके उस पोस्ट में जहां पे मैं था एक ऑफिसर था, वो कहाँ है आजकल? तो उन्होंने बोला कि कोई शिकायत हो तो बताइए, अदरवाइज वो बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे ना मैं कहाँ हूं। तो उन्होंने नहीं सर ऐसे कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि वो ऑफिसर बहुत लंबे समय तक उस पोस्ट पे बैठा रहा और उसका जो उसूल था जियो और जीने दो, ये हमें बहुत पसंद आया। उसको अगर कहीं मिलता है ना तो हमारा सलाम देना। तो देखो हमारे जवान तो हमें सलाम करते हैं, पर अगर दुश्मन भी सलाम दे तो ये अध्यात्म की सबसे बड़ी जीत है। और लास्ट में मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा, 5 मिनट बचे हैं, कि एक बार मैं नागालैंड में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहां एक फोर्स है जिसका नाम है आसाम राइफल। तो वहां पे हमने बहुत सेवाएं की थी डी एडिक्शन की। अभी बहन जी ने परिचय में कहा था कि हमने वहां पे डी एडिक्शन नशा उन्मूलन को लेके बहुत अच्छा कार्य किया नागालैंड में। तो हमें हमारे वहां के जनरल साहब ने बोला कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको मैं एक घर दे देता हूं, मेजर साहब का घर है वो खाली पड़ा है, आप उसमें बहनों को बुला के रखो, सारी सुविधाएं आर्मी देगी, और आप ये पूरे नागा लड़कों के लिए और फौजियों के लिए भी एक ऐसा कुछ काम करो जिससे वो नशा भी छोड़े और थोड़ा ध्यान करें। तो उसका नाम रखा था डी एडिक्शन एंड मेडिटेशन सेंटर। तो ये बात जब हमारे कोहिमा से शिलोंग पहुंची, जहां हमारा मुख्यालय था आसाम राइफल का, तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया। तो उनको पता चला कि ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है अफसर। तो उनको ये भी पता चला कि ये काफी ना इवेंट्स करता है, प्रोग्राम्स करता है, तो काफी अच्छे ऑर्गेनाइज कर देता है ये। तो बोला सती हम लोग ना अभी आसाम राइफल का स्थापना दिवस हर साल दिल्ली में मनाते हैं, तो हम आपको दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं स्थापना दिवस में इस बार दिल्ली, और आप चलो हमारे साथ। मैंने सर चलिए। तो वहां पे 7 ऑफिसर्स को उन्होंने चुना था, तो मुझे भी लेके गए दिल्ली। तो वो जो दिल्ली में कार्यक्रम होता है, रेजिंग डे बोलते हैं उसको, आसाम राइफल का, उसमें करीब करीब 200 मेहमान आते हैं, वो सब जनरल होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, और उसके मुख्य अतिथि होते हैं गृह मंत्री भारत सरकार। तो जब प्लानिंग चल रही थी तो सबको काम बांटा जा रहा था, सभी ऑफिसर्स को, तो मैं भी बैठा था उसमें मीटिंग में। तो मेरी तरफ जब देखा उन्होंने, जो ऑफिसर काम दे रहे थे, तो मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा कि सर आप बताइए मेरे लिए क्या काम है? कहते नहीं तुम्हारे लिए स्पेशल काम है हमारे पास। तो मैंने हाँ सर जो भी देंगे मैं करूंगा। कहते देखो तुमने इस पार्टी में सबको शराब और सिगरेट पिलाना है। तो मैंने बोला सर आपको मेरा परिचय तो क्लियर है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, है ना, मैं तो है ना कोई भी नशा नहीं करता हूं। कहता है इसलिए तो हमने आपको ये काम दिया है।
तो मैंने सर ये ऑर्डर है, कहता हाँ ये ऑर्डर है तुम्हारे लिए, तुम्हें करना है। तो मैं सर मैं करूंगा। अब जिसको ये नहीं पता कि शराब के नाम क्या होते हैं, तो मैं शराब की लिस्ट बना रहा हूं। खैर जब दिन आया पार्टी का तो हमने व्यवस्था तो अच्छी कर रखी थी, तो बहुत अच्छी ढंग से पार्टी हो गई। रात 12 बजे जब हमारे मुखिया घूम रहे थे डीजी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि वेरी गुड, अच्छा काम किया, अच्छी व्यवस्था थी आपकी। तो अगले दिन वो कर्नल साहब जिसने मुझे कार्य सौंपा मुझे बुलाया, बोला भाई कुछ हिसाब भी बना नहीं बना तुम्हारा खर्चे का? मैंने हाँ सर बन गया। तो कह दिखाओ, मैंने उनको दिखाया तो देख के हंसने लगे। तो मैंने बोला सर देखिए मैंने आपको कल ही कहा था, उस भी दिन कहा था कि सर मेरे बस की बात नहीं है ये सब काम, है ना। अब खर्चा ज्यादा हुआ, आप हंस रहे हो, तो मैं इसमें दोषी नहीं हूं। कहता है हाँ, कहता है मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि खर्चा ज्यादा हुआ है, खर्चा आधा हुआ है। तो मैंने बोला सर खर्चा आधा कैसे हो सकता है? कहते देखो पिछली बार जिस अफसर को हमने चुना वो खाता भी था और पीता भी था, तो उसके नीचे जो टीम थी सबने मजे ले लिए। अब तुमने ना खाया ना खाने दिया, ना पिया ना पीने दिया, तो खर्चा आधा पे आया। तो हमारा तो सफल हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। कहता है सती तुम ना ये जो मेडिटेशन करते हो इसको लेके जो मुखिया है हमारे फोर्स के बहुत खुश है। उन्होंने ये कहा कि जो कोहिमा में ये सेवा हो रही है ना, इसको अभी पूरे फोर्स के लिए करना है। तो सती को बताओ एक प्रोग्राम बनाएगा 15 से 20 दिन का, जिसमें इनकी ब्रह्मा कुमारी की टीम ये लाएं, और शिलोंग में पहला कार्यक्रम होगा जहां खुद डीजी साहब बैठेंगे। उसके बाद हर राज्य में, आपको बताया ना नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, तो 7 स्टेट्स में ये टीम घूमेगी और सभी को नशा उन्मूलन और राजयोग कैसे करते हैं या योग कैसे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सिखाएगी। तो देखो बाबा का कमाल, एक वो हाजी बोलना उस कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारी की टीम पहुंचती है शिलोंग, और 15 दिन तक उन सभी 7 राज्यों का सेवा करके ना जाने कितनों को उससे फायदा हुआ, कितनों का नशा छूटा, कितनों के जीवन में रोशनी आई। तो देखिए बाबा का कमाल, हम तो गए थे सिर्फ एक छोटी सेवा के हिसाब से और सेवा हुई पूरे फोर्स की। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा हमारा आर्मी लाइफ बिताया। तो 33 इयर्स जो आर्मी में हम रहे, तो सबसे बड़ी चीज ये रही कि जैसे सिंगल पीस गए थे वैसे सिंगल पीस बाहर आए, है ना। और कभी मैंने देखा मजे की बात ये रही, एक गोली ना तो लगी और ना एक गोली चलानी पड़ी, पर काम एक्टिंग सब की, पर बाबा ने छत्र छाया बना के रखी हमेशा। और जब आना हुआ वापस तो फिर निर्वैर जी ने कहा कि देखो आप कुमार हो, आपने इतनी अच्छी सेवाएं फौज की हैं, कर्नल पद से आप रिटायर हुए हो, तो आपका क्या विचार है? मैंने सर मैं बाहर मेरा फ्लैट है शांतिवन के बाहर, तो मैं वहाँ अपने फ्लैट में रहूंगा और रोज शांतिवन में जैसे सब आते हैं मुरली सुनने आऊंगा, कोई सेवा होगी तो आप मुझे बताना, मैं करूंगा। कहते नहीं ऐसा नहीं, आपके लिए हम सोच रहे, आप अंदर आ जाओ, हम आपको एक कमरा देते हैं, आपको व्यवस्था देते हैं सारी, आप सुरक्षा डिपार्टमेंट संभालो, क्योंकि अभी हमारे भूपाल भाई है ना, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और है ना आप इसको देखिए। तो तब से 2022 दिसंबर से मैं नियमित है ना पूरी व्यक्ति की सुरक्षा डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। ओम शांति, जय हिंद। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस थे। लग रहा था हम सुनते रहे, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए फिर भी आपने बहुत